वेलकम 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों और मेरी प्यारी प्यारी खूबसूरत ऑडियंस। आपको क्या लगता था मैं कुछ और बोलूंगा? मेरी प्यारी प्यारी खूबसूरत ऑडियंस। चलिए, हम पॉलिटी में आपको पढ़ा रहे थे और पॉलिटी के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए कहानी, मीठी मजेदार कहानी है। हमने अभी तक आपको लास्ट जो एक्ट पढ़ाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उससे सीधे आगे चलेंगे हम। और आरबीआई कब बना था? हाँ, आरबीआई किस एक्ट से एस्टेब्लिश हुआ? 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अगस्त ऑफर 1940। अंग्रेजों का पूरा ढांचा हमने जब हिला दिया था, कुर्सी के चार पहिए के, कुर्सी के चार पाए के चारों पाए जब हमने हिला के रख दिए थे, अंग्रेज का बच्चा आया। इसका नाम था वाइस रॉय लिंथगो। लिंथगो नाम भी अजीब रखा है, बहरहाल मजबूरी है पढ़ना। वाइस रॉय लिंथगो। लिंथगो तो इशूड ए स्टेटमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसने क्या करा? लिंथगो ने, लिंथगो, इसने इशू करा एक स्टेटमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट की बुनियाद पर कि अब हम क्या करेंगे। अब हम आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड, जो जंगे अजीम दूसरी थी, उसके बाद जो इस वाइस रॉय ने क्या कहा हम अब इंडिया में जो हमारे हाथों से निकल चुका है, अब हम इंडिया में क्या करेंगे? वी विल मेक ए कंप्लीट, हम एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बुनियाद रखेंगे। और पहली बार कहा कि राइट्स ऑफ इंडियंस को, हिंदुस्तानियों को हक मिला कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप इसमें फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद यहां से हुई कि हिंदुस्तानियों को अधिकार मिला कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रख सके। फॉर द फर्स्ट टाइम इट स्टेटेड दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी वुड बी क्रिएटेड। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी को बनाया जाएगा। अगस्त ऑफर कब दिया था? ये 8 अगस्त 1940 को जो वाइस रॉय लिंथगो ने दिया था, उसमें कहा गया था, उस स्टेटमेंट को कहते हैं अगस्त ऑफर। कि ऑफर यह दिया गया कि पहली बार कंप्लीट मुकम्मल तौर पर से हिंदुस्तानियों को यह कहा गया है कि आओ, आपको अधिकार देते हैं, हक देते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखो, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी एस्टेब्लिश की जाएगी। और याद रखिए, कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का वादा किया था ऑन डोमिनियन मॉडल। आइए समझते हैं ये डोमिनियन मॉडल किसे कहते हैं, ताकि मेरा बच्चा लफ्ज ब लफ्ज समझे। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी हमें ये बताती है कि अगस्त ऑफर की वजह से ये जो वाइस रॉय था, उसने अहद किया, वादा किया कि हिंदुस्तानियों को हम क्या करेंगे? द पावर टू रूल एंड कंट्रोल, यानी कि डोमिनियन का मतलब होता है, डोमिनियन का मतलब होता है वो इलाका जिस पर आपका कब्जा है, हुकूमत है, कंट्रोल कर सकते हैं इन योर डोमिनियन। तो डोमिनियन मॉडल का मतलब होता है एक इस तरह की हुकूमत का वादा किया गया हिंदुस्तानियों के साथ कि अब हम तो हारे हुए हैं मियां, हम तो गोरे हार चुके हैं, अब हिंदुस्तानी खुद अपने मुल्क का इक़्तिदार संभालेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसकी नींव रखी गई। कैसे? अब हमारे जो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पूरे हिंदुस्तान की बागडोर थी, अब वो हमारे हाथ से वो डोर छूट चुका है, अब हम आपको ये ट्रांसफर करेंगे। ये उसकी स्टार्टिंग थी, शुरुआत थी अगस्त ऑफर। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आगे देखेंगे किस तरीके से अंग्रेज पूरा हमारे सामने एक एक्ट ले आएगा जिससे पूरा का पूरा हमारा कंट्री जो है, इंडिया इज फ्री, इंडिपेंडेंट। तो किस तरीके से ये होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने फिर पूरा का पूरा इख्तिदार जो है वो हमारे
हाथों में दे दिया और इंडिया जो है मुकम्मल तरीके से आजाद हो गया। तो ये देखो, यहां तक आपने नोट करना है, ये अगस्त ऑफर किसने दिया था? वाइसरॉय लिन्थगो ने। और इससे हिंदुस्तानियों को राइट मिला कि वो आईन, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की नींव रखे फॉर द फर्स्ट टाइम। राइट ऑफ इंडियंस टू मेक देयर कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाए। और इट स्टेटेड ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी वुड बी क्रिएटेड, वो बनाई जाएगी। तो फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये अगस्त ऑफर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब इसके बाद जो आएगा वो हमारा क्रिप्स मिशन आएगा 1942 का। मेरे दोस्तों, कहानी के सफर को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि अब हम आजादी के करीब हैं। मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा था, हम हिंदुस्तानियों की मिलजुल की जो काविशें थी, जो कोशिशें थी, जो हमने अंग्रेजों को जबरदस्त तरीके से धूल चटाई थी, उसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों की हुकूमत पूरी हिल के रह गई। बार बार एक्ट करना, बार बार रिफॉर्म करना इसीलिए था क्योंकि अब उनसे संभाला नहीं जा रहा था। वहां वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी हुआ था, फर्स्ट सेकेंड, उधर भी तबाही, उनकी कमर टूट गई थी और यहां हमने मजीद तोड़ दी। अब अंग्रेज परेशान हो गया कि मैं क्या करूं, लेकिन शैतानी अपनी नहीं छोड़ रहा है। परेशान था लेकिन शैतानी नहीं छोड़ा। उसने क्या कहा अभी तो तुमने अगस्त ऑफर पढ़ा 1940 का, उसमें हमने बताया कि हम आप हिंदुस्तानियों को हक दे देंगे, हिंदुस्तानियों को हक मिलेगा कि वो अपना आईन, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। उसके लिए एक कम्युनिटी तैयार की गई है, वो बनाए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखना जरूरी है कि अंग्रेजों की हर पॉलिसी में साजिश हुआ करती है। अंग्रेज ने क्या कहा सुनो। एक बंदा है, उसका नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स ये मेंबर ऑफ कैबिनेट है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा है, कहानी सुनना अच्छे से। वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा है, तबाही वहां हो रही है। यहां इनको मजीद कब्जा करने की वो ठान लगी है, नहीं हम तो छोड़ेंगे नहीं। कैसे नहीं छोड़ेंगे? इन्होंने क्या करा, मेंबर ऑफ कैबिनेट स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान ही हिंदुस्तान। तुम जाओ, तुमने एक काम करना है। क्या काम करना है? मार्च 1942 में आया क्रिप्स और एक ड्राफ्ट कमिटी विद अ ड्राफ्ट डिक्लेरेशन व्हिच वर अडॉप्टेड व्हाइल फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि 1940 के ऑफर में कहा गया था हिंदुस्तानियों को हम एक संविधान देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे। तो ये बंदा आया, इसने ड्राफ्ट डिक्लेरेशन एक पेज पे लिख के लाया और जो अडॉप्ट किया गया कब? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने के टाइम। एक्सेप्टेबल टू टू मेजर पार्टीज। उस वक्त हमारे यहां हिंदुस्तान में दो बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज थी, एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग थी। अब क्रिप्स आ गया, स्टैफोर्ड क्रिप्स आ गया वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान और लेकर आया ड्राफ्ट डिक्लेरेशन कि आओ हिंदुस्तानियों, हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे। वो जो ड्राफ्ट था वो एक्सेप्टेबल किस किस को होना था? कांग्रेस को भी और साथ में मुस्लिम लीग को भी, तभी बनता। तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड कोएलिशन गवर्नमेंट जो होता इंग्लैंड में थी, स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा विद अ ड्राफ्ट डिक्लेरेशन व्हिच वर अडॉप्टेड व्हाइल फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल टू टू मेजर पार्टीज इन इंडिया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। दोनों पार्टीज को इस पर एक्सेप्टेबल थी ये जो ड्राफ्ट उसने लाया था। उसमें आपको क्या कहा गया, तो करना क्या था? अंग्रेजों का मुद्दा क्या था? अंग्रेज पहले ही तमाम अपने पावर जो है, अपने पूरा कंट्रोल जो वो डायरेक्टली हिंदुस्तानियों के हाथ में नहीं दिया। ये इसकी साजिश ये थी कि मैं थोड़ा करके दूंगा, कब्जा रखूंगा। इस थोड़े को देना, थोड़ा नहीं देना, उसने एक सिस्टम बनाया अंग्रेजों ने। इसे कहते हैं कॉमनवेल्थ। इसे कहते हैं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। मैंने यहां लिख दिया है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या है?
आज जिसे हम कॉमनवेल्थ कहते हैं या कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कहते हैं, उसमें 56 कंट्रीज है। कितनी बोलो? ये 56 कंट्रीज उस जमाने में ब्रिटिश अंपायर के हिस्से हुआ करते थे, टेरिटरीज हुआ करती थी। यानी कि जब जो ब्रिटिश अंपायर हुआ करता था, सल्तनत जो थी अंग्रेजों की, उसमें 56 कंट्रीज थी जो आज बनी है। तब उन्हें कहते थे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें क्या कहा गया था? 1926 में कहा गया कि बुनियाद रखी गई थी इस ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के, कि जो ब्रिटिश का जो अंपायर है, उस अंपायर में सारे कंट्रीज इक्वली मेंबर रहेंगे, लेकिन हुकूमत हमारी ही रहेगी। इसी को कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस क्या माना गया है? हिंदुस्तानियों, गोरों की तरफ से तुम्हें कंट्रोल रखा जाएगा, लेकिन ऐसे लॉलीपॉप दिया जाएगा कि आपको आजादी मिल गई। जवाहरलाल नेहरू जो हमारा पहला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आजाद भारत का जो प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने इस डोमिनियन स्टेटस का कहा, डोमिनियन स्टेटस इज डेड कॉन्सेप्ट एज डोर नेल। जैसे आप दरवाजे में कील ठोकते हो ना, मुर्दा है, हिलने का कोई नामो निशान नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि डोमिनियन कंसेप्ट इज डेड कॉन्सेप्ट एज डोर नेल। इसको हिंदुस्तानियों ने एक्सेप्ट कैसे करते? भैया हुकूमत तो फिर भी थी ना अंग्रेजों की, हमें क्या दिया? सिर्फ लॉलीपॉप कि हम आपको पावर ट्रांसफर करेंगे। अरे ट्रांसफर किया ही नहीं ना पूरा। हम चाहते हैं कि तुम्हारी हुकूमत ही ना रहे, तुम्हारा नामो निशान हिंदुस्तान में ना रहे। अंग्रेजों दफा हो जाओ, गो साइमन बैक। पढ़ेंगे ना आगे। तो बहरहाल जो अभी तक हमने देखा, वो क्या देखा कि ये 1926 कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया था? ब्रिटिश और डोमिनियन जिन जिन पर इनका कब्जा था, कहा तुम इक्वल मेंबर्स रहोगे कमिटी की विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। किसमें बोलो? हुकूमत हमारी रहेगी, बस तुम हमारे साथ ही रहोगे। हमको ये साथी मंजूर नहीं है। तो इसके बाद क्या हुआ, अब आगे पढ़ेंगे और आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से हमने जो है मजीद कोशिशें करी, और हिंदुस्तानी इस पर भी जो है वो फिर उठे कि भैया ये क्या दे रहे हो हमें चाहिए तो पूरे कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें मुकम्मल आजादी चाहिए। नहीं कि तुम ऊपर रहोगे तो हम फिर भी गुलामी करेंगे, नहीं। वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज चाहिए। बढ़ते हैं आगे की और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी आगे चलेगी। आजादी के करीब हमारा कारवान बढ़ रहा है, और आप देखिए आजादी किस तरह से हम हिंदुस्तानियों ने हासिल करी, कुर्बानियों के साथ, बहुत मेहनतों के साथ। इस आजादी की हमें कदर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बड़ों ने अपना खून इस मिट्टी में लगाया, तब जाके हमें ये प्यारा प्यारा मुल्क मिला, तभी हमारा प्यारा हिंदुस्तान बना। अब देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा था, डोमिनियन स्टेटस का जो कॉन्सेप्ट था, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा? कहा ये डेड है एज डोर नेल। ये डेड है, इसकी कोई हमें जरूरत ही नहीं है। उसके बाद 1946 15 मार्च की तारीख आती है। अब देखते रहिएगा, 8 अगस्त 1940 को आया अगस्त ऑफर। 8 अगस्त 1940 को क्या आया? अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर के बाद कौन आया? क्रिप्स आया, 1942 में आया। उसने भी अपनी चालाकी बताई, कैसे हम आपको ड्राफ्ट देंगे ताकि आप बनाओगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप क्रिएट करोगे। अच्छा, कैसे इन्होंने हमें लॉलीपॉप दे दिया कि हम हुकूमत तो हम ही करेंगे, तुम्हें थोड़े बहुत से पावर्स दे देंगे, डोमिनियन आपको रखेंगे अपना। हाँ, मतलब तुम्हें अलग कर देंगे, लेकिन हमारा ही राज रहेगा। उसके बाद जब हम मजीद रेजिस्ट करते रहे, मजीद हमने आंदोलन चलाया, हिंदुस्तानी मिलकर खड़े हुए, क्लेमेंट
एटलीज बंदे का नाम है, क्लेमेंट एटली इसका नाम है। इसने एक हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट करी, एक तारीखी फैसला सुनाया, ऐलान किया, लोगों सुनो सुनो सुनो। क्या कहा? 15 मार्च 1946 का दिन था जब ये क्लेमेंट एटली आया और इसने तारीखी जो है वो अनाउंसमेंट करी। क्या किया? दैट ब्रिटेन वॉज रेडी टू प्रोवाइड फ्रीडम टू इंडिया। ये पहली बार ऐसा था कि अंग्रेजों के मुंह से ये निकला कि अब जो है गोरे अंग्रेज क्या हिंदुस्तान को, हम हिंदुस्तानियों को आजादी देंगे, प्रोवाइड फ्रीडम टू। याद रखो ये पहला दिन था 15 मार्च 1946 का, जब हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट क्लेमेंट एटली ने की कि अब जो है हिंदुस्तानियों को हम आजादी देंगे, आजाद कर देंगे अपने जुल्म से। आफ्टर ट्रांसफरिंग पावर इनटू रिस्पॉन्सिबल हैंड्स, अब हमें ये परेशानी है कि हम ये जो पावर है, जो हमारे पास हुकूमत है, ये हम किसी को दे। इसको देखने के लिए हमें मुनासिब देखना पड़ेगा कि कौन इसके लायक है। बात समझ रहे हैं आप? मतलब अंदर से ये पूरा हिल के रह चुके हैं अंग्रेज। अब तो पावर देने के अलावा कोई चारा बचा, अब तो पावर हमें ट्रांसफर करना ही होगा। लेकिन किसको करेंगे ये सोचना पड़ेगा। नॉट लेट देन जून 1948। हाँ, अंग्रेज मुकम्मल हिला हुआ है। अब ये भी खुद ही बताया कि 1946 में अनाउंसमेंट कर रहा हूं, जून 1948 से पहले पहले हम आपको मुकम्मल आजाद कर देंगे। आप समझ रहे हैं? प्रेशर देख रहे हैं हमारा क्या था उस वक्त इनके ऊपर, कैसे इनकी कमर हमने तोड़ के रखी थी। क्या है अंग्रेजों, 1948 से पहले पहले वो कह रहा है कि हम तुम्हें आजाद, इससे लेट होगा ऑल माइनॉरिटी इंटरेस्ट विल बी सिक्योर्ड। जितने भी हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज रहते हैं सभी के हकूक की, सभी का तहफ्फुज किया जाएगा, सभी को प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी मिलेगी, यानी कि सभी के राइट्स को नजर में रखकर उनको सिक्योर करा जाएगा। ये था हमारा जो क्रिप्स मिशन है, उसके बाद की कहानी ये है। अब मेरे दोस्तों, इसके बाद इस क्लेमेंट एटली ने और एक बात कही। इसने कहा कि हम हिंदुस्तानियों को मदद करेंगे। हिंदुस्तानियों को हम मदद करेंगे ताकि वो हुकूमत बना सके। We will provide assistance to Indians in forming a suitable government. हम इनको मदद करेंगे ताकि ये अच्छी, बेहतरीन, मुनासिब हुकूमत बना सके। क्यों मदद करोगे? क्योंकि तुम तो मुकम्मल हिल चुके हो, तुम्हारे पास रहा ही कुछ नहीं है सिवाय इसके। तुम ना भी करते तो तब भी हम हुकूमत बना ही लेते। हमने तो ठान लिया था कि आजादी हमारा अधिकार है। हिंदुस्तान पहले से भी हमारी ही जागीर थी, तुमने तो कब्जा कर रखा था। तुमने जो ट्रेड के नाम पे हमें 100, 150 साल, 200 साल तक तुमने हमें गुलाम बना के रखा था, कब तक करोगे? अब तुम्हारा दौर खत्म है अंग्रेजों। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो आगे बढ़ते कहानी के सफर को आगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी आगे बढ़ेगी और कहानी में एक नया मोड़ आया है। आपने देखा कि इससे पहले जो क्रिप्स मिशन हमने पढ़ा था 1942 का, क्लेमेंट एटली की अनाउंसमेंट पढ़ी कि जिसमें कहा गया था 15 मार्च 1946 को कि अब जो है हिंदुस्तानियों को हम आजाद कर देंगे। अब चूंकि अंग्रेजों ने सोचा था और ये चूंकि मजबूरी थी उनकी छोड़ना, क्योंकि उनकी कमर मुकम्मल तरीके से तोड़ के हमने रखी थी। अब अंग्रेजों ने सोचा कि यार अब तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा इस मुल्क को, लेकिन परेशानी ये है कि हमारे बाद इसको कौन चलाएगा, किस तरह से निजाम, हाउ द पावर इज ट्रांसफर्ड, ये पावर को हम ट्रांसफर कैसे करेंगे। दे वर डेस्परेट, वो परेशान थे कि किन हाथों में अब हिंदुस्तान की बागडोर को दी जाए।
तो चूंकि अब ये फैसला तय हो चुका था कि अंग्रेजों ने यहां से चले होना है, रफू चक्कर होना है, और पीछे हुकूमत कौन संभालेगा? हिंदुस्तान की दो बड़ी पार्टीज, कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब यहां पर जो है मसला खड़ा हुआ। मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये कहती कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स का सोल अथॉरिटी हमारे पास है, हम मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स बताएंगे आपको हुकूमत में कौन रखने हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उनका अपना इस पर एक स्टैंस था, वो डोमिनेंट पार्टी थी इंडिया में। तो इस मसले को हल करने के लिए अंग्रेजों ने क्या कहा कि हमें एक लॉज, एक होटल इन्होंने बुक करा जिसका नाम है वाइसरीगल लॉज शिमला में। अगर आप विकिपीडिया में देखो तो वहां शिमला नहीं, वहां शिमला आता है, SIMAL, शिमला। ये हमारा शिमला है यहाँ का। तो मीटिंग हुई बिटवीन वाइसरॉय ऑफ इंडिया। उस वक्त वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? वेवेल। उस वक्त 1945 की बात कर रहा हूं मैं, शिमला एग्रीमेंट में जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया था वो था वेवेल आया। हमारे यहां हिंदुस्तान की जो बड़ी पार्टीज थी, इसमें मुस्लिम लीग है, कांग्रेस है, इसके जो है लीडर्स आ गए और आकर बैठकर वहां वाइसरॉय की मौजूदगी में अब डिस्कशन शुरू हुआ कि पावर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी, तो किस किस के हाथ में देगा, मुल्क को कौन चलाएगा। वहां मोहम्मद अली जिन्ना मजिद थे कि जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होंगे हुकूमत में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो हम तय करेंगे। तो फाइनली तौर पर इस शिमला एग्रीमेंट जो है, ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस 1947 थी, जिसमें 22 मेंबर जो है, 22 रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट अंडर अब्दुल कलाम आजाद जी के अंडर में, उनकी सरपरस्ती में, उनके जेर साया 22 रिप्रेजेंटेटिव्स इस कॉन्फ्रेंस में आ गए। तो आप समझ गए कि शिमला कॉन्फ्रेंस क्यों हुई, ताकि हिंदुस्तानियों को जो हुकूमत दी जाए, परेशानी अंग्रेजों को यह थी कि रेस्पॉन्सिबल लोग मिलने चाहिए जो इस मुल्क को चला सके। इसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा नया मोड़ अब आएगा। हेलो दोस्तों, अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया? अगस्त ऑफर पढ़ाया, क्रिप्स मिशन पढ़ाया 1942 का, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 की पढ़ाई हमने। यहीं तक हम फिलहाल पढ़ते हैं। आगे का कंटेंट देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा, वरना हम यहीं रुकेंगे। अगर आपको मजा आ रहा है तो कमेंट में बता दीजिए कैसा कंटेंट मिल रहा है आपको। लाजवाब है, बेमिसाल है, अद्भुत है तो लिख दीजिए, ताकि हम फिर आपके सामने आ सके। जब तक हम दोबारा आएंगे तब तक के लिए अल्लाह मेरा आपका निगहबान।